संक्षेप में ही कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे लिए हमारा एटमॉस्फेयर क्या महत्व रखता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब आप किसी से पूछेंगे कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं, इस पृथ्वी पे रहने की मेन वजह क्या है, तो सिंपल सी बात है, यही जवाब आएगा कि इस अर्थ की जो कंडीशन है, जो परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, फेवरेबल हैं फॉर लिविंग, जीवन के लिए क्या है, ये बहुत अनुकूल है। तो इस पे आता है दूसरा प्रश्न कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो इसमें बेहतर हैं या अन्य ग्रहों या उपग्रहों से अलग हैं जो पृथ्वी पर जीवन है। तो इसका एक आंसर आता है कि यहां पर क्या है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, अनुकूल क्या है, वायुमंडल है। और दूसरा हैगा कि यहां पर क्या है, जल की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यहां पर है। यही दो ऐसी सिचुएशन हैं या यही जो दो ऐसी अवेलेबिलिटी हैं, उपलब्धताएं हैं, जिससे अर्थ क्या है, ये जीव जंतुओं के लिए फेवरेबल है। तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा क्या है, अर्थ बहुत यूनिक है। अब देखते हैं कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों इस एटमॉस्फेयर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है हमको। पहली सर्विसेज जो होती है इस एटमॉस्फेयर की, वो क्या होती है, इस एटमॉस्फेयर में लाइफ गिविंग गैसेज होती हैं, जीवनदायी गैस होती हैं। अब किसी से पूछा जाए कि जीवनदायी गैसें कौन कौन सी हैं, तो सभी लोग कहेंगे ऑक्सीजन है, ठीक है। बट जब इस चैप्टर को हम लोग डीप में स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, उसका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एज वेल एज हमारे लिए नाइट्रोजन भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन तीनों में से किसी गैस को अगर इलिमिनेट कर दिया जाए अर्थ के पूरे एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से, तो हमारा एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, सस्पेक्टेड हो जाएगा, पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि लाइफ गिविंग गैसेस कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है हमारे पूरे जीवन के अस्तित्व के लिए। तो यहां ध्यान रखना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये पहली जो सर्विस देता है वो क्या है कि ये लाइफ गिविंग गैसेस हैं यहां पे, ठीक है। ये जो गैसेस हैं, इन गैस के बिना हम यहां पे सरवाइव नहीं कर सकते या एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो पहला इस एटमॉस्फेयर का कंट्रीब्यूशन क्या है, टू सर्व लाइफ गिविंग गैस टू अस। दूसरा इसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे लिए क्या करता है, प्रोटेक्टिव, ये हमारे लिए क्या है, एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, जिससे हम कई जो कॉस्मिक कैलामिटीज या कह लीजिए कि कॉस्मिक एडवर्स इफेक्ट है उससे हम बचे रहते हैं। क्लियर है। तो हमारा एटमॉस्फेयर एक तो लाइफ गिविंग गैसेज हमें प्रोवाइड कराता है, जीवनदायी गैसें उपलब्ध कराता है, और दूसरा सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है कि इस एटमॉस्फेयर द्वारा हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे जानते हैं जो मेसोस्फेयर है, मध्यमंडल है, उसमें आकर क्या होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, जलने लगते हैं। और दूसरा जो हमारे समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन गैस है वो क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो जिससे इस अल्ट्रावायलेट रेज के बैड इफेक्ट से हम क्या रहते हैं, बचे रहते हैं। तो इस फॉर्म में देखा जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत प्रोटेक्टिव हमारे लिए है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कैसे है। तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ हमारी है, अर्थ के चारों ओर हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। और अगर देखा जाए तो जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, इस अर्थ की लगभग 10,000 किलोमीटर की थिकनेस में, मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है यहां से अगर बाहर की तरफ जाएं तो ये जो हमारा आउटर इस जो कहा जाए कि एटमॉस्फेयर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई है। हमारे अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो 10,000 किलोमीटर की क्या है, इसकी डेप्थ है या गहराई है हमारे एटमॉस्फेयर की। क्लियर है। तो इस एटमॉस्फेयर की अब इसकी लेयरिंग की गई है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज के आधार पर इसकी लेयरिंग की गई है, जिसमें क्या है
ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, फिर एक्सोस्फियर है। ये हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे, हमारे एटमॉस्फेयर की इवोल्यूशन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम लोग जानते हैं बिग बैंग थ्योरी बोलती है, या अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, कि आज से पहले 13.8 बिलियन ईयर एगो, 13.8 अरब साल पहले हमारे पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। ठीक है? और लगभग 5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आज से 4.6 अरब साल पहले 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, उत्पत्ति हुई। तो जब अर्थ की उत्पत्ति हुई तो उस समय अर्थ कैसी थी? गर्म थी, तप्त थी, और ये क्या थी? मेल्टिंग फेज में थी, मैग्मा की तरह से थी या प्लाज्मा की तरह से थी। तो इसके बाद क्या था कि जो उस समय इनिशियल अर्थ का एटमॉस्फेयर बना, जो प्रारंभिक अर्थ का एटमॉस्फेयर था, वो आज के एटमॉस्फेयर से कंप्लीटली क्या था? डिफर था। क्यों डिफर था? क्योंकि उस समय के एटमॉस्फेयर में जब इनिशियल एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ तो उस समय अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, इस एटमॉस्फेयर में जो गैसें थी वो आज से अलग थी। इसमें कौन कौन गैस थी? तो इसमें नाइट्रोजन गैस बहुत अल्प मात्रा में थी, और ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, ये थी ही नहीं। तो जो आज हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे प्रमुख या डोमिनेंट गैसेज हैं वो अपने शुरू में थी ही नहीं, जिसमें नाइट्रोजन बहुत थोड़ी मात्रा में थी। तो प्रारंभिक जो हमारा एटमॉस्फेयर था, इनिशियल जो एटमॉस्फेयर था, उसमें हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा थी, हीलियम बहुत ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, अमोनिया बहुत ज्यादा थी। इन गैसों की क्या थी? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत प्रधानता थी। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे जब हमारी अर्थ ठंडी होती गई तो इस अर्थ में जो गैसें फंसी हुई थी, ये गैसें क्या होने लगी? धीरे धीरे बाहर आने लगी। और दूसरा प्रोसेस माना जाता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो पृथ्वी के अंदर जो गैसें फंसी हुई थी, स्टक थी जो गैसें, ये भी क्या होने लगी? बाहर की तरफ निकलने लगी वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, या इसको बोल लेते हैं आउट गैसिंग प्रोसेस, जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर में इन गैसों का क्या हुआ? धीरे धीरे संकेंद्रण हो गया। अब देखो क्या हुआ कि जो इनमें से गैसें निकली उनमें कौन था? नाइट्रोजन निकली एक तो, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में शुरू की गैसें थी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्या है? हल्की गैसें हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो हल्की गैसें थी, ये धीरे धीरे कहां चली गई? हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई, स्पेस में चली गई। क्लियर है? लेकिन अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारे समुद्रों के नीचे बॉटम में जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा थी, उससे समुद्री जल क्या हो रहा था? गर्म हो रहा था। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे अर्थ पे पानी कहां से आया? तो उसके 3 आंसर हैं। एक तो हमने अभी देखा कि एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, ठीक है, जो गैसें पृथ्वी के अंदर फंसी हुई थी धीरे धीरे बाहर निकली, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से गैसें थी वो क्या हो रही थी? हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम थी, क्या थी? ये बाहर चली गई। अब एक प्रोसेस आता है कि पानी कहां से आया हमारे एटमॉस्फेयर में या अर्थ पे, वाटर कैसे आया? तो इससे रिलेटेड 3 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि देखो भैया, ये जो हमारी अर्थ पे जो पानी आया है, ये क्या हुआ कि हमारी अर्थ में आंतरिक भागों में जो मेंटल है, यहां पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पानी बना, और धीरे धीरे ये पानी क्या हुआ? हमारे सरफेस पे इमर्ज हुआ या इसका प्रवाह हो गया। तो ये पानी हमारे अर्थ के अंदर से ही था, और क्या? केमिकल प्रोसेस था, उसके थ्रू ये पानी बना या उत्पन्न हुआ, H2O। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि भाई ऐसा है कि हमारे अर्थ पे जो पानी है ना, वो कहीं और से आया है। जैसे कोई कॉमेट्स है, मेट्रॉइड्स हैं, ठीक है, या एस्टेरॉइड्स हैं, ये पानी कहीं और से लाए, जब टकराए हमारे अर्थ पे तो इससे क्या हुआ? पानी हमारे अर्थ पे आया। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पानी हमारे यहां किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से लाया गया है, जिसमें उल्का है, क्षुद्र ग्रह है, या धूमकेतु हैं, ठीक है, इनके थ्रू लाया गया है। तीसरी थ्योरी बोलती है कि ऐसा है कि जब सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हो रहा था,
इमरजेंस हो रहा था, तो जो सन था, सन के बाद जो इनर प्लैनेट थे, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, यहां पे क्या था, आइस थी। ये आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगी और मेल्ट के किस में परिवर्तित होगी, वाटर में। और इस मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे अर्थ पे वाटर आया। ये तीन थ्योरी हैं, तीनों थ्योरी को मानते हैं कि सही है, कुछ ना कुछ सही है। एग्जैक्ट कौन थ्योरी सबसे ज्यादा सही है, इसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी बहुत क्लियर आंसर देने में अनेबल हैं। क्लियर है? तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ पे पानी आने के रीजन है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हमारे यहां पूरे समुद्र बन गए थे और कहा जाता है कि बहुत लाखों लाख साल बारिश होती रही, अर्थ के जो निचले भाग थे, डिप्रेस्ड एरिया थे, वहां पे क्या हो गया, वाटर लॉगिंग हो गई और वही महासागर सागर बन गए। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो सागर महासागर थे, इन्हीं को बोलते हैं थर्मल्स। यहां पे क्यों था कि जियो थर्मल से हमारे अर्थ के अंदर की जो एनर्जी थी उसकी वजह से पानी गर्म हो रहा था। और यहीं पे फर्स्ट टाइम 3.8 बिलियन ईयर एगो, 3.8 अरब साल पहले, इस थर्मल एरिया में, जियोथर्मल जिसको बोलते हैं, इस थर्मल एरिया में साइनोबैक्टीरिया इमर्ज हुए। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी इमर्ज हुए, उत्पन्न हुए। और ये क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे। जब ये प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो इस प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया। और इस ऑक्सीजन रिलीज करने के फलस्वरूप अब हमारे अर्थ पे इस फॉर्म में ऑक्सीजन, जिसको मुक्त ऑक्सीजन बोलते हैं, फ्री ऑक्सीजन बोलते हैं, ये बनना शुरू हो गई। अब देखो क्या हुआ कि शुरुआत में जो ऑक्सीजन थी, ये समुद्र में जो आयरन एटम थे, लोहे के अणु थे, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में खर्च कर ले रहे थे ऑक्सीजन को। तो कहा जाता है कि शुरू में, इनिशियल स्टेज में, लगभग 1 अरब साल से लेकर 1.2 अरब साल तक हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। वो समुद्र में ही क्या हो रही थी, आयरन एटम, लोहे के अणुओं द्वारा उसका उपभोग कर लिया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब पूरा हमारा जो ओशन था, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई, तो यहां से धीरे धीरे ऑक्सीजन निकल के हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचने लगी। क्लियर है? तो ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है, इसका इवोल्यूशन हुआ। क्लियर है? संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, हमारे वायुमंडल के जो संघटक हैं, इनकी बात किया जाए तो इसमें देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो गैसेस हैं, गैसें हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट है गैस है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस है। और गैस कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है, और बहुत सी गैसें, और ओजोन भी है। ठीक है, इस तरह से बहुत सी गैसें हैं, रेडॉन। फिर दूसरे नंबर पे आता है वाटर वेपर, जल वाष्प जिसको बोलते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। और तीसरे नंबर पे है एरोसॉल, जो धूल कण है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर के 3 कंपोनेंट हैं, गैसेस, वाटर वेपर और एरोसॉल। यही मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अब 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, एक तो हम लोग देखे कि जो गैस हैं, इनमें हमने 2 तरह की गैसें देखा। एक गैस वो है जो जीवनदायी गैस हैं, जीवनदायी गैस हैं कि जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा। अब कौन कौन सी जीवनदायी गैसें हैं, अगर ब्रॉडली डिस्कस किया जाए या बहुत विस्तृत रूप से देखा जाए तो जीवनदायी गैसों में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये तीनों क्या है, जीवनदायी गैसें हैं। कैसे जीवनदायी गैसें हैं, तो जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन गैस जो है, अगर नहीं होती तो हम ह्यूमंस की या बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं, इनकी बॉडी ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? देखो, हमारी बॉडी का जो इसेंशियल पार्ट है वो क्या है, सेल है, कोशिका जिसको बोलते हैं। इस कोशिका को बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही सेल बनती है। प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। और एमिनो एसिड किससे बनती है, नाइट्रोजन से। तो सोचो कि नाइट्रोजन अगर नहीं होता तो हमारा एमिनो एसिड नहीं बनती, और एमिनो एसिड नहीं बनती तो इससे प्रोटीन नहीं बनती,
और प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी की जो सेल है वही नहीं बनेगी। तो एग्जैक्टली नाइट्रोजन के एब्सेंस में हम ह्यूमंस की बॉडी फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, हम लोग की शरीर रचना ही नहीं हो पाएगी। तो इस रूप में हम मेरे बनने के लिए या सभी मनुष्यों के बनने के लिए और बाकी जीव जंतुओं को बनने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है भाई, इसके बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई बिना ऑक्सीजन के हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते। अब आता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का काम क्या है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन क्या करती है कि ये जो भोजन है हमारा, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करती। कौन? ऑक्सीजन। तो इस रूप में ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत है कि अगर ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएंगे हम बिना ऑक्सीजन के, तो इस रूप में ऑक्सीजन भी बहुत हमारे लिए जरूरी है। तीसरी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो ये हमारे अर्थ का जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है, और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, या जो एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ सरफेस का है वो 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। अगर हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। और -18 डिग्री सेल्सियस इतना ये एक एडवर्स इफेक्ट जनरेट करता कि सोचो -18 डिग्री सेल्सियस में ना तो प्लांट्स होते, ना पेड़ पौधे होते, ठीक है, और ना ही फसलें हम बो सकते, क्योंकि एटलीस्ट 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए स्प्राउटिंग के लिए, अंकुरण के लिए। तो प्लांट होते नहीं तो हम लोग कहां से हो पाते? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कि हम जो भोजन करते हैं, इस भोजन को प्लांट ही तो अल्टीमेटली क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं या इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर प्लांट नहीं प्रोड्यूस करते तो हम खाते क्या? और प्लांट कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। तो ये हमारी तीनों गैसें क्या हैं? ये जीवनदायी गैसें हैं। एक दूसरी गैस है जिसको बोलते हैं ओजोन। ये ओजोन गैस क्या है? तो जाहिर सी बात है कि अभी तो देखेंगे इसको कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रेटोस्फियर है, जिसको बोलते हैं हम लोग समताप मंडल, इस समताप मंडल में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन गैस की कंसंट्रेशन या सांद्रण बहुत अधिक पाया जाता है। और यही ओजोन गैस है, ये हमारे लिए क्या है? मोस्ट प्रोटेक्टिव गैस है। क्यों मोस्ट प्रोटेक्टिव गैस है? क्योंकि इसी ओजोन की वजह से जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही ओजोन गैस उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हम इस ओजोन गैस के साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। अदरवाइज हमें क्या होता? स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजेज आ जाते, ठीक है, तो हमें बहुत से अनुवांशिक रोग हो जाते, जेनेटिक डिजीज हो जाते। क्लियर है? तो इस रूप में ये ओजोन गैस क्या है? एक प्रोटेक्टिव गैस है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो गैस हैं ये, इनको तो थोड़े देख लिए संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। इसके बाद आता है वाटर वेपर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर वेपर है ये हमारे एटमॉस्फेयर का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैसे? कि हमारे यहाँ जितने भी वेदर रिलेटेड फेनामेनाज होते हैं, चाहे बादलों का बनना हो, चाहे वर्षण हो, प्रेसिपिटेशन हो, चाहे साइक्लोन हो, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वाटर वेपर है। इट मींस वेदर रिलेटेड फेनामेना के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर वेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर वाटर वेपर नहीं होते तो एक रूप में ये क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करता है। दूसरे रूप में ये वाटर वेपर क्या करता है कि जितने भी मौसम संबंधित परिघटनाएं हैं, वेदर रिलेटेड फेनामेनाज हैं, उनके लिए क्या है? मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो इस रूप में देखते हैं। तीसरा एरोसॉल जो है, ये एरोसॉल धूल कण जिसको बोलते हैं, ये भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पहला तो रोल प्ले ये करता है कि जो प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है, बादलों का बनना होता है, उसके लिए क्या चाहिए? कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो गैसियस फॉर्म में वाटर है ये या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा।
तो इसको कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए। इस पार्टिकल्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, साल्ट हो गए, या फ्लाई ऐश हो गए, या फाइन सैंड हो गए, ये क्या होते हैं, एरोसॉल्स के पार्टिकल्स होते हैं। आप देखते होंगे ना कि किसी अंधेरे कमरे में जब कोई छोटी सी रोशनी से अगर छेद से रोशनी आ रही है तो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डांस करते हैं, वही डांसिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, एरोसॉल्स होते हैं। तो कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, यही एरोसॉल चाहिए। और हमारा जो आसमान नीला दिखाई पड़ता है, या जो सुबह के समय जो लालिमा दिखाई पड़ती है, शाम के समय जो लालिमा दिखाई पड़ती है, इसका रीजन भी क्या है, यही एरोसॉल हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं या स्कैटरिंग करते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमें एटमॉस्फेयर का या अपने वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत संक्षेप में हम लोगों ने देखा कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट सेशन लेक्चर के साथ, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।